नमस्कार साथियों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है अल्फा सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखो, कृषि में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने किया था स्थानांतरित कृषि के बारे में और अब हम करते हैं स्थायी कृषि। जो बी पार्ट कौन सा आपका? स्थायी कृषि। भाई, स्थानांतरित कृषि में तो क्या होता है कि खेत चेंज होते हैं, खेतों का आवर्तन होता है, और स्थायी कृषि में खेतों का आवर्त नहीं होता। मतलब एक ही खेत में प्रतिवर्ष फसलें बोई जाती हैं और काटी जाती हैं। तो स्थायी कृषि में देखो आप, आदिवासी क्षेत्र जहां कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। भाई, जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जगह कम होगी, और जब जगह कम होगी तो हम खेतों को बार बार चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमारे को एक ही खेत में प्रतिवर्ष खेती करनी पड़ेगी। तो स्थायी कृषि कहाँ करते हैं? जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। और स्थानांतरित कृषि कहाँ करते हैं? जहाँ पर जनसंख्या का दबाव कम होता है। दोनों में मेजर अंतर ये है। और ये जो कृषि होती है ये स्थानांतरित कृषि से क्या होती है? उन्नत होती है। स्थानांतरित कृषि से क्या होती है? ये उन्नत कृषि होती है। कारण क्या होता है? क्योंकि इसमें काफी हद तक अच्छे मतलब उन्नत बीजों का उपयोग किया जाता है, कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है इसमें। उसके अलावा आपकी उर्वरकों का उपयोग भी किया जाता है, कृषि यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है उससे, इसलिए ये उससे अधिक उन्नत है। इसमें आवश्यकता से अधिक कुछ अधिक अन्न का उत्पादन होता है। जो आपकी कौन सी थी? स्थानांतरित कृषि, उसमें तो उतने ही अनाज का उत्पादन होता था जितना एक साल भर चल जाए, लेकिन इसमें जितनी हमारे को आवश्यकता है उससे अधिक अन्न का उत्पादन होता है, से अधिक अन्न का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, इसमें भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशु खाद का उपयोग किया जाता है। पशुओं की खाद का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है और आदिवासी लोग पशुओं का पालन करते हैं, पशु पालते हैं। तो अब उनके पास में इतना पैसा तो होता नहीं है कि बाहर से वो महंगा कीटनाशी या उर्वरक खरीद के ले आए। तो क्या करते हैं? वो गोबर खाद का ही उपयोग करते हैं। खेतों को वो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि जनसंख्या का दबाव अधिक है, इसलिए पशु खाद का इसमें उपयोग किया जाता है। और इसमें कृषि के साथ में पशुपालन भी किया जाता है। पशुपालन क्यों करते हैं? कि पशुओं से खेत जोतने काम आता है। पशुओं की सहायता से जो आपका अनाज खाद्यान्न है, जो अनाज है उसका परिवहन करने के काम में आता है। तो ये उनके लिए कृषि कार्यों में क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं ये, इसलिए पशुओं का पालन भी किया जाता है। ये जो कृषि होती है स्थायी कृषि, ये होती है मध्य हिमालय या प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में प्रचलित है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में ये प्रचलन में है। उसके अलावा मध्य हिमालय में ये कृषि की जाती है। कौन सी? आपकी स्थायी कृषि। तो स्थायी कृषि और स्थानांतरित कृषि, यदि अंतर की बात करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों ही की जाती हैं आदिवासी इलाके में, लेकिन यहाँ पर तो जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है, इसमें जनसंख्या का दबाव कम होता है, इसलिए खेतों को हम बार बार चेंज कर देते हैं। दूसरा, स्थानांतरित कृषि से अधिक उन्नत होती है। इसमें क्या होता है? इतना ही पैदा करते हैं कि जितना हम पूरे वर्ष खा सकें, और इसमें क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक हम अनाज का उत्पादन करते हैं। किसमें? स्थायी कृषि में, क्योंकि खेत एक ही होता है। भूमि की उर्वरता जरूरी है बनाए रखने के लिए, नहीं तो अगली बार अन्न का उत्पादन नहीं होगा, खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होगा, अनाज का उत्पादन नहीं होगा। भाई, इसमें तो आपने क्या किया था? खेत ही चेंज कर दिया। तो पहले वाले खेत में जैसे ही उपज कम होना स्टार्ट हुई और आपने क्या किया? पहले से सेकंड में और सेकंड से थर्ड में चले गए आप स्थानांतरित में। लेकिन यहाँ तो आपके पास में खेत ही एक नंबर का ही है,
बाकी वो तो है ही नहीं, क्योंकि जनसंख्या का दबाव अधिक है, इसको कोई दूसरा बोरा होगा। तो अब इसमें उर्वरता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे खाद बीजों का उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए इसमें अच्छे खाद बीजों का उपयोग किया जाता है। कृषि के साथ में पशुपालन भी उपयोगी होते हैं। भाई हमारे को कम जगह पर अधिक उत्पादन चाहिए, आदमी कम है या तो आदमी ज़्यादा भी थे, तो हमें क्या है कि पशुपालनों का भी सहयोग लेते हैं उसमें, खेत को जोतने के लिए, उस खाद्यान्न को बाज़ार में पहुंचाने के लिए, ठीक है, उसके अलावा उसका गोबर का खाद उपयोग में लाने के लिए। और ये जो की जाते हैं मध्य हिमालय प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में ये प्रचलन में है। तो ये स्थायी और स्थानांतरित कृषि में आपका अंतर भी हो गया। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो आपकी आती है गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि, निर्वहन के मतलब है खुद के खाने के लिए पैदा करना, ठीक है। तो जो गहन निर्वहन कृषि है ये भी दो प्रकार की थी। एक तो थी आपकी चावल प्रधान। चावल प्रधान कहाँ होती थी, अधिक वर्षा वाले में, जहां पर अधिक वर्षा होती थी। और एक होती थी गेहूं प्रधान। और गेहूं प्रधान कौन सी थी, कम वर्षा वाले इलाकों में। लेकिन दोनों ही कैसी हैं, ये निर्वहन, दोनों में ही चाहे चावल हो चाहे गेहूं हो, दोनों का ही उपयोग अपने खाने के लिए काम में लिया जाता था। तो ये जो कृषि की जाती है गहन निर्वहन कृषि, ये भारत की विशाल मैदान, विशाल मैदान में क्यों, क्योंकि विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है, कि हिमालय से जो बहकर नदियाँ आती हैं यहाँ पे, उसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत से बहकर जो नदियाँ जाती हैं, तो उन दोनों से क्या है कि अवसाद के जमाव से वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी मोटाई भी ज़्यादा है। इसलिए वो मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए वहाँ पर ये खेती अधिक होती है। कौन से में, विशाल मैदान में और तटीय मैदानों में, विशाल मैदान में और तटीय मैदानों में। देखो मैं आपको बताऊं इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि यहाँ जो आपका पर्वत है कौन सा, हिमालय। अब नदियाँ तो यहाँ से बह के आती हैं, और यहाँ जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत। अब कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय से निकल के आती हैं, जैसे आपकी गंगा नदी हो गई, इसके साथ में आ गई आपकी नर्मदा नदी जो इसमें आके यहाँ आके मिल गई। इसके अलावा नदियाँ यहाँ से भी निकल के आती हैं, नदियाँ यहाँ से भी जाके मिलती हैं, ठीक है। और ये आपका प्रायद्वीपीय भारत, तो यहाँ में नदियाँ बहती हैं, तो तटीय भाग हो गया ये। तो ये जो इलाका है आपका, एक तो ये वाला, और एक ये वाला, तो किस कारण से उपयोगी उपजाऊ है ये, कि नदियाँ क्या करती हैं इस इलाके में, भाई नदियाँ हिमालय से भी आ रही है और प्रायद्वीपीय भारत से भी जा रही है, तो यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। इसी का नाम है आपका उत्तर का विशाल मैदान, और ये है आपका तटीय मैदान। तो इस तटीय मैदान में और उत्तर के विशाल मैदान में ये खेती अधिक की जाती है। कारण मालूम चल गया होगा आपको कि हिमालय से आकर आने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से जाने वाली नदियाँ यहाँ मिट्टी का क्या करती हैं, जमाव करती है, और अपने साथ में क्या लेके आती हैं, ये बजरी कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, जो अवसाद लेके जाती हैं, और समतल ज़मीन पे जब ये बहती हैं और पानी की मात्रा कम हो जाती है इनमें,
तो क्या होगा, पानी की मात्रा कम होने पर जो अवसाद है वो जमना स्टार्ट हो जाएगा और उसका यहाँ पर जमाव पाया जाता है। और वो कैसा होता है, वो जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी होती है वो, जिसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ भी इसका विस्तार पाया जाता है, इसके पास में भी। तो इन इलाकों में ये खेती की जाती है। कौन सी, आपकी गहन निर्वहन कृषि, इसमें चावल प्रधान भी और गेहूं प्रधान भी। अब जहां पर्याप्त वर्षा होती है, तो पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है चावल की फसल। किसकी फसल होती है, चावल की फसल होती है। और इसके अलावा जहां वर्षा कम होती है वहां गेहूं की फसल होती है। वहां किसकी फसल होती है, गेहूं की फसल होती है। ये देखो दो प्रकार से हो गई। जो खेतों का आकार कैसा होता है, इसमें छोटा और जनसंख्या अधिक, मतलब यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है इन इलाके में, इस इलाके में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। भाई ये देखो आप, उत्तर प्रदेश है यहाँ का, यहाँ तो यहाँ बिहार है या पश्चिम बंगाल है, जनसंख्या का यहाँ पर अधिक दबाव रहता है। ठीक है, तो इस कारण जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो आकार अपने आप ही छोटा होगा। जैसे पिताजी के पास में खेत है 5 बीघा, हम 5 भाई हैं मान के चलो आप, तो 1-1 बीघा पाती आ गया। ठीक है, तो इस कारण से खेतों का आकार कैसा होता है, इसमें छोटा होता है। मानव श्रम की आवश्यकता, इसके अलावा वर्तमान में मशीनों का प्रयोग भी होता है यहाँ पे, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन आपके यहाँ पर हमारे को कैसा है, गहन निर्वाह, उत्पादन ज़्यादा चाहिए। तो उत्पादन ज़्यादा चाहिए तो काम भी आपको खूब करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा। भाई यदि आपका आकार, खेत का आकार छोटा है तो हम खुदाली से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मानव श्रम की भी अधिकता चाहिए और वर्तमान में मशीनों का प्रयोग भी यहाँ पर होता है। प्रति इकाई पूंजी का अधिक निवेश, किसकी बजाय आपकी जो पहले स्थानांतरित और स्थायी कृषि आई थी उससे अधिक यहाँ पर पूंजी का निवेश किया जाता है, पैसा अधिक खर्च किया जाता है। अच्छे खाद बीज लाए जाते हैं जिससे अच्छी फसल पैदा हो सके, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रति हेक्टेयर तो उत्पादन अधिक होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, क्यों होता है, अधिक जनसंख्या के कारण। क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है ना यहाँ पे, इस कारण से प्रति व्यक्ति उत्पादन तो कम होगा लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलों का उत्पादन, एक वर्ष में एक ही फसल नहीं ली जाती क्योंकि जनसंख्या का पेट भी तो बढ़ना है परिवार का, तो क्या करना पड़ेगा, कई सारी फसलें ली जाती है इसके अंदर। और जो आपकी स्थायी और स्थानांतरित कृषि थी उसमें तो एक फसल से भी काम चल गया, भाई पूरे वर्ष भर चावल खा लिए हमने, गेहूं खा लिए, बेचने की जरूरत है नहीं, किसी पेट ही तो बढ़ना है। लेकिन यहाँ तो कुछ आपको बाहर हल्का फुल्का बेचना पड़ सकता है, जनसंख्या ज़्यादा भी उसका पेट भी बढ़ना है। ठीक है, इसलिए एक से अधिक फसलों का उत्पादन इसमें किया जाता है। सेकंड जो आपकी आती है वो है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि, भाई नाम से ही ज्ञात हो रहा है, विस्तृत का मतलब बड़े खेत होते हैं। इसमें खेत तो बड़े होते हैं, जनसंख्या कम होती है, इसलिए काम कैसे होगा, भाई खेत बड़ा है, आदमी कम है काम करने वाले, तो काम किससे होगा, मशीनों से काम होगा। और मशीनों से काम फायदेमंद भी होता है क्योंकि बड़े खेत में लागत कम आती है और जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, अधिक पूंजी की आवश्यकता भी होती है और प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलेगा आपको। तो इनमें खेतों का जो आकार कैसा होता है, बड़ा, तथा जनसंख्या क्या होती है, कम। खेतों का आकार तो बड़ा होता है, जनसंख्या कम होती है। आदमी कम है तो क्या लगाएंगे, मशीन, इस कारण इनमें मशीनीकरण की प्रधानता होती है। बुआई की अलग होती है, गुड़ाई की अलग होती है, कटाई की अलग होती है, पैकिंग करने की अलग होती है। ठीक है, तथा मानव श्रम का कम उपयोग किया जाता है इसमें, मानव
श्रम का कम उपयोग ऐसे होगा कि 5 आदमी बड़े सारे खेत को कैसे बोएंगे, कैसे सार संभाल कर पाएंगे, इसलिए मानव श्रम का कम उपयोग लिया जाता है। लेकिन अपने यहाँ इंडिया में तो क्या होता है, जैसे कि जेसीबी मशीन है, अगर वो कहीं पर खुदाई करे तो वहाँ पर 50 आदमी जाके इकट्ठे हो जाएंगी। अगर उसने 1 घंटे में जितनी खुदाई की, अगर वो 50 मिल के काम करते तो उनको रोजगार मिल जाता। ठीक है। नेक्स्ट, व्यापारिक फसलों की प्रधानता। इसमें जो खेती की जाती है विस्तृत कृषि में, वो कौन से करते हैं, व्यापारिक फसलें। भाई इतनी फसल तो बोएंगे नहीं खाने के लिए, कि कौन खाएगा उसको, तो नकदी फसलें जिनको हम मार्केट में बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, तो उनकी फसलों की यहाँ पर अधिक खेती की जाती है। किसमें, विस्तृत कृषि में आपको हर जगह यही मिलेगा, व्यापारिक फसलों की अधिकता होती है इसमें। प्रति व्यक्ति उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि आदमी कम है, एरिया ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया यहाँ पे। जैसे मान के चलो यहाँ पर 100 केजी अनाज हुआ और 5 ही आदमी है, तो एक आदमी कितना आ गया, 20 केजी आ गया। और जो आपका गहन निर्माण था वहाँ मान के चलो 200 केजी हो गया, कितना हो गया, 200 केजी हो गया। लेकिन यहाँ वहाँ पर आदमी कितने हैं, 20 काम करने वाले हैं, तो एक आदमी कितना पाता जाएगा, 10 केजी आएगा, 10 केजी ही आएगा। तो आदमियों की अधिकता के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन कम, आदमी की कमी के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा, ये रीजन है इसका। तो ये कौन सी खेती हो गई, आपकी विस्तृत कृषि हो गई। नेक्स्ट आपकी आती है शुष्क कृषि। नाम से ही ज्ञात है शुष्क, जहाँ पर वर्षा कम होती है और सिंचाई के साधन नहीं पाए जाते, जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान में की जाती है शुष्क कृषि। देश में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ होती है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में, जहाँ सिंचाई की सुविधाओं के अभाव वाले क्षेत्रों में, भाई वर्षा नहीं होती सिंचाई कर दो, लेकिन सिंचाई भी नहीं है, वर्षा भी नहीं होती, कि अभाव वाले क्षेत्रों में नमी संचित कर जो कृषि की जाती है उसे शुष्क कृषि कहते हैं। ये पूरी किस पे डिपेंड होती है, वर्षा पे डिपेंड करती है। पूरी फसल किस पर होती है, वर्षा पे होती है, तो वर्षा आधारित होती है ये। ठीक है, इसमें कोई सिंचाई के साधनों का उपयोग नहीं किया जाता, और वर्षा भी कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, मोटे अनाज यहाँ पैदा किए जाते हैं। और ये जो वर्षा होती है कहाँ होगी, एक तो मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल क्षेत्रों में। मतलब यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो कहाँ पर होती है ये वर्षा, अरावली पर्वतमाला की पश्चिम में, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये होती है, पश्चिमी राजस्थान में ये वर्षा होती है। सॉरी, ये कृषि होती है कौन सी, शुष्क कृषि होती है। यहाँ कम पानी की आवश्यकता व कम जीवन काल वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है, मतलब जो 3, 4, 5 महीनों में तैयार हो जाए। ठीक है, तो उनकी यहाँ पर खेती की जाती है। देश का 80% से अधिक मोटा अनाज, मोटे अनाज से क्या मतलब लगाते हो आप, मतलब जिसमें पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका हो गया मोटे अनाज में बाजरा, मूंग, मोट, ज्वार, ये मोटे अनाज में आते हैं। तो 80% से अधिक जो मोटा अनाज है, उसके अलावा तिलहन, दलहन, वो इसी कृषि से प्राप्त किया जाता है। किससे, शुष्क खेती से प्राप्त किया जाता है मोटा अनाज आपका। तो अरावली पर्वतमाला का पश्चिम का मतलब पश्चिमी राजस्थान में ये खेती अधिक होती है। मतलब इसको कह सकते हैं यह
पश्चिमी राजस्थान में अधिक की जाती है। पश्चिमी राजस्थान में अधिक की जाती है ये खेती, शुष्क कृषि आपकी। तो कितनी हो गई आपकी? 3 हो गई। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो आपके थे नंबर 4। ये सवाल कई बार आता है कि मिश्रित कृषि कैसे कहते हैं। तो मिश्रित कृषि में खेती करना और पशुपालन, खेती करना और पशुपालन इन दोनों को शामिल किया जाता है। क्योंकि जो पशुपालन है वो खेती में सहयोगी होता है, क्योंकि उनके गोबर की खाद काम में आ जाती है, हल जुताई में काम आ जाता है, ठीक है। परिवहन के रूप में भी उनको काम में ले लिया जाता है पशुओं को, ठीक है। उनसे तो दूध के उत्पाद हैं, दूध बेच दिया, छाछ बेच दी, ठीक है, घी बेच दिया, तो वो भी ले लिया जाता है। तो जो मिश्रित कृषि, इसमें कृषि और पशुपालन दोनों होते हैं, उसे कहते हैं मिश्रित कृषि, मिक्स्ड कल्टीवेशन। इसमें कृषि और पशुपालन दोनों किए जाते हैं। अब जो पशुओं का पालन होता है खेती के अलावा, देखो क्या क्या होता है, क्या क्या लोग पालते हैं। गाय पालते हैं, बैल पालते हैं। बैल क्या काम आता है? खेत की जुताई करने के भी काम आ जाता है, और आपका वजन ढोने के काम में आ जाता है। खेत से हम कुछ चारा वगैरह उस पर ले आए, ठीक है। उसके अलावा जो उत्पाद हुआ उसको हम बाजार में लाकर बेच के आ गए। भैंस हो गई दूध के लिए, घी के लिए। भेड़ बकरियां हो गई, सूअर, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन, ये सारे किए जाते हैं खेती के साथ साथ में, क्योंकि उनसे जो कुछ उपज ऐसे होती हैं जो उनके साथ में वो चलती रहती है, मतलब एक्स्ट्रा बाहर नहीं आता उससे। इसमें फसल का उत्पादन और पशुपालन ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। एक दूसरे पर पूर्ण रूप से क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। भाई अच्छी फसल होगी तो उनको अच्छा खाने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर आप जिस सिटी में जाओगे तो छाछ भी आपको 20 रुपये किलो मिलेगी, 30 रुपये किलो मिलेगी। और गांव में छाछ को क्या करते हैं, पशुओं को पिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पशुओं से प्राप्त गोबर मलमूत्र से भूमि की उर्वरता शक्ति में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। भूमि की उर्वरता शक्ति में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, भूमि उपजाऊ होती है। भाई जैसे आप ये उपयोग में लेते हो, कीटनाशक हो गया है, उर्वरक हो गए, तो उनसे कई बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन यहाँ तो क्या है, गोबर खाद काम में लिया जाता है इस खेती के अंदर। तो जिनसे जो उपज पैदा होती है वो अपने स्वास्थ्य के लिए भी क्या होती है, ठीक होती है, बढ़िया होती है। इसमें वर्ष के अधिकांश समय में नियमित रूप से आय की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? भाई फसल काट ली तो फसल को बेच के आ गए आप। भाई फसल के बेचने से भी हो सकती है, फसल उत्पादन का विक्रय आपने बेच दिया तो उससे भी हो जाएगी। उसके अलावा पशुओं से दूध बेच दिया आपने, हैं, पशुओं का घी बेच दिया आपने, ठीक है। छोटे पशु होते हैं उनका भी अपन विक्रय कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि नियमित रूप से क्या होती है, आय की प्राप्ति चलती रहती है सर्किल के अंदर। किसमें? मिश्रित कृषि में। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो आपकी आती है आर्द्र कृषि। कौन सी आती है? आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि कौन सी होती है? जिसमें अधिक जल, वर्षा व सिंचाई। भाई नाम ही इसका आर्द्र कृषि है, नाम ही क्या है इसका? आर्द्र कृषि। तो जल या फिर वर्षा और सिंचाई, मतलब जहाँ पर वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर से अधिक, 150 से 200 सेंटीमीटर से अधिक उन क्षेत्रों में खेती की जाती है कि आवश्यकता वाली फसलों की कृषि। मतलब जिन फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है तो उसको कहते हैं आर्द्र कृषि। मतलब अधिक जल चाहिए और वर्षा व सिंचाई की आवश्यकता वाली फसलों की जो कृषि होती है उसे क्या कहते हैं? आर्द्र कृषि। तो ये वर्षा कहाँ होती है? या तो वर्षा होती हो 150 200 सेंटीमीटर से अधिक होती हो,
और यदि वहाँ पर वर्षा कम होती है तो वहाँ पर पर्याप्त रूप से सिंचाई के साधन होने चाहिए। किसी नदी का पानी आना चाहिए या फिर नहरों की यहाँ पर्याप्त, जैसे पश्चिमी राजस्थान है तो वहाँ वर्षा तो नहीं होती, लेकिन वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर से पानी मिल जाता है उनको, इसलिए वहाँ पर चावल की खेती भी की जाती है, जूट भी, गन्ना भी, ये सारे बोए जाते हैं वहाँ पे। पहले जब वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर नहीं थी उस समय वहाँ पर इनकी खेती नहीं होती थी। ठीक है, तो या तो अधिक जल किससे मिलेगा, नहरों से मिल सकता है, नदियों से मिल सकता है, झीलों से भी मिल सकता है, तालाबों से भी मिल सकता है। तो उन फसलों की जो कृषि होती है उसे क्या कहते हैं, आर्द्र कृषि। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो आपका आता है ट्रक कृषि। देखो नाम से ही ज्ञात होगा, इसमें मतलब इसमें वो फसलें बोई जाती हैं एक नगर के आसपास। जैसे मान के चलो ये नगर है, कोई भी शहर है ये, तो इसके सराउंडिंग, ये इसका कैचमेंट एरिया, इसके पास पास में क्या बोई जाती हैं, फसलें बोई जाती हैं। अब पास में फसलें कौन सी बोएंगे भैया, तो सब्जियां बोएंगे जो नगर में आपूर्ति करेंगे, कि नगर में जगह कम होती है, आदमी वहाँ ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर खेती करने की जगह नहीं होती, खेती करने की जगह नहीं होती। तो ये जो आसपास के जो इलाके के लोग हैं ये क्या करते हैं, खेती करते हैं, जो सब्जियां भी बोते हैं यहाँ पे, फलों की कृषि भी करते हैं। ठीक है, अब ये जो माल है सब्जी और फल, ये कहाँ तक पहुँचाना है, नगर तक पहुँचाना है। अब नगर तक जल्दी कैसे जाएगा, ट्रकों के माध्यम से जाएगा भाई, ट्रक हो गई, पिकअप हो गई, जो भी साधन है, ठीक है, उनके माध्यम से कहाँ पहुँचेगा, ये नगर में पहुँचेगा, क्योंकि नगर में तो इनकी खेती होती ही नहीं है। इसलिए इनको ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए, इनको ले जाने के लिए किनका सहयोग लिया जाता है, ट्रकों का। मतलब ये जो नाम प्रचलन है ना ट्रक कृषि, ये आया था अमेरिका से। इसका जो नामकरण है वो कहाँ से मिला है, नामकरण अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका मतलब यूएसए। क्योंकि वहाँ जो इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्जियों फलों का, वो ट्रकों के माध्यम से होता है, इसलिए ट्रकर से कहते हैं इसको। तो सब्जियाँ फल क्या होंगी, जो नगर के आसपास बोई जाती हैं, इनको क्या करेंगे ये लोग, नगर में ले जाकर बेचेंगे, नगर में ले जाकर बेचेंगे। अब सामान लेकर किससे जाएंगे, ट्रकों से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रकर से। जल्दी खराब होने वाली, क्या होती हैं ये, जल्दी खराब होने वाली फसलों, जल्दी खराब सब्जी भी हो जाती है, फल भी हो जाते हैं, कि कृषि बड़े नगरों के निकट बाहरी भागों में की जाती है ये कृषि, ट्रक कृषि। भाई ये नगर और इस नगर के चारों तरफ बाहरी भागों में ये कृषि की जाती है। जैसे आपका जयपुर का इलाका है, तो जयपुर में अधिकांश जो सब्जियां और फल कहाँ से आते हैं, चोमू उसके नज़दीक पड़ता है, चोमू हो गया, उसके अलावा आपका दूध कुकस, वहाँ से क्या होते हैं, आसानी से ट्रकों के माध्यम से सब्जियां फल वहाँ पहुँच जाते हैं जयपुर के आसपास में। क्योंकि जो महानगर का एरिया है वहाँ तो इतनी जगह है ही नहीं, क्योंकि काफ़ी महंगी ज़मीन होती है, तो लोग खेती थोड़ा करेंगे उसमें, अपना कोई बिजनेस चलाएंगे, उसमें कोई फैक्ट्री खोलेंगे, ये रीज़न है उसका। इसमें कम समय में खराब होने से पहले परिवहन द्वारा बाजार तक सब्जियों को और फलों को पहुंचाना होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, ट्रक कृषि। इसलिए क्या नाम पड़ा हुआ है इसका, ट्रक कृषि। मतलब अमेरिका में ट्रकों का अधिक उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर होती है विस्तृत कृषि, वहाँ पर मतलब बड़े बड़े बागान होते हैं वहाँ पर, 500 हेक्टेयर के, 1000 हेक्टेयर के, जिनमें सब्जियाँ बोई जाती हैं, फल बोए जाते हैं। तो उनको इतने सारे माल कैसे लेके जाएंगे, ट्रकों के माध्यम से ही बाजारों में पहुँचाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रक कृषि। इसके बाद में आप क्या आती है, समुच्चय रेखीय कृषि। कौन सी आती है, समुच्चय रेखीय कृषि। देखो समुच्चय रेखीय खेती कैसी होती है, जैसे मान के चलो ये पहाड़ी भाग है, तो पहाड़ी भाग में अगर इस प्रकार से हम खेती करेंगे तो बारिश आएगी तो क्या होगी, कटाव लग जाएगा, और ये मिट्टी कट करके कहाँ हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। भाई हल जोतना पड़ेगा तो कुछ गड्ढा बनेगा वहाँ पे, और ये यहाँ पर कटाव की समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ऐसी कृषि नहीं की जाती।
तो फिर खेती कैसे की जाती है? तो वहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से खेती करते हैं, आडे, इस प्रकार से खेती की जाती है। ठीक है, ऐसे खड़ी नहीं करके आडी। समुच्चय, समान ऊंचाई इससे, ये इधर आता है ना, समान ऊंचाई से मिलाने वाली एक रेखा समुच्चय रेखा कहते हैं। समान ऊंचाई, समुच्चय का मतलब क्या होता है? समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समुच्चय रेखा कहलाती है। ठीक है, इसलिए समुच्चय रेखा कहते हैं इसको। जो ढालू जमीन में, ढालू तो है ये, स्लोप वाली है, ढालू जमीन में ढलानों के विपरीत, बट ढलान तो इस प्रकार से तो ऐसे होती तो ढलान हो जाता है, इसके समानांतर, ये इसके विपरीत होगी, विपरीत। तथा समुच्चय रेखाओं के समानांतर जो जुताई की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय रेखा खेती कहते हैं। समुच्चय रेखा कैसे की जाती है? ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती ज़्यादा। ढालू जमीन का मतलब पहाड़ी क्षेत्र। क्यों की जाती है? कि कटाव को रोकने के लिए, नहीं तो कटाव लग जाएगा और जो इसका उपजाऊ जो पदार्थ है वो बहकर कहाँ चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर खेती नहीं हो पाएगी। ये रीजन है इसका समुच्चय रेखा का। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो आपकी आती है पट्टिका वेदी कृषि। पट्टिका वेदी कृषि। देखो, समुच्चय रेखीय और पट्टिका वेदी में क्या अंतर होता है भाई? एक तो भी कौन सी आई थी आपकी? समुच्चय, समुच्चय रेखा में तो क्या था? इस प्रकार से खेती करते हैं, बिल्कुल समानांतर। ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका? पट्टिका वेदी। पट्टिका वेदी में क्या होता है? इस प्रकार से बड़े बड़े खेत होते हैं, क्यारियां होती हैं। ये क्या है? क्यारी। ये क्यारी होती हैं। तो इसमें ढलान के विपरीत ही हुई है भी। और किस में कहते हैं? क्यारियों में खेती करते हैं। ये देखो, क्यारियों में क्या करते हैं? खेती करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से बड़ी बड़ी क्यारी बना देते हैं। तो जो पानी बह के आएगा, पहले तो इसमें रुक गया वो, और फिर इसमें से पानी इसमें आके रुक जाएगा, पानी इसमें आके इसमें, तो कटाव नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्यारी बना के खेती करते हैं, इसको कहते हैं पट्टिका वेदी कृषि। और समुच्चय रेखा में इस प्रकार से हल से जोतते हैं, इसको हल से जुताई होती है, हल से जुताई, समानांतर। दोनों में ये होता है अंतर। इसके बाद में आपकी आती है नेक्स्ट व्यापारिक कृषि। देखो, नाम से ही ज्ञात है, व्यापारिक, व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, उससे क्या कहेंगे हम? व्यापारिक कृषि। तो व्यापारिक कृषि में इसको आधुनिक कृषि भी कह सकते हैं, कि आधुनिक लोग क्या करते हैं, अभी जो भी खेती करते हैं वो पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो इसलिए आधुनिक कृषि कहते हैं, व्यवसाय करने के लिए करते हैं। इसमें फसलों का उत्पादन व्यावसायिक उपयोग के लिए होता है, व्यापार करने के लिए होता है, उसको बेचने के लिए होता है, मार्केट में पैसा कमाने के लिए होता है। ठीक है, इसमें भूमि बड़ी होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है और मशीनों का उपयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उन्नत बीज चाहिए, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कीटनाशकों व उर्वरकों का अधिक उपयोग होता है इसमें। इसके अलावा कृषि
यंत्रों की अधिकता होती है इसमें। भाई कृषि यंत्र भी तो चाहिए इसमें, जुताई के लिए, गुड़ाई के लिए, कटाई के लिए, हैं, पैकिंग के लिए। इसके अलावा अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी की भी इसमें आवश्यकता होती है। तो ये सारे काम किस में करते हैं? व्यापारिक कृषि में। किस में करते हैं? व्यापारिक कृषि में, जिसमें बागवानी फसलें बोते हैं, बाग लगाकर बोते हैं ना, बागवानी। भाई सेब के बागान हो गई, आम के बागान हो गए, संतरा के बागान हो गए, ठीक है। तो बागानी कृषि बड़े बड़े बागानों में। जिसमें आपका आम, सेब, संतरा, ठीक है, इनके इसमें खेती की जाती है, कड़ी काफ़ी लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे। मछली पालन, ये भी खेती में आता है, मत्स्य पालन, ठीक है। कपास, कपास का उपयोग किस में होता है? सूती वस्त्र उद्योग में। किसमें होता है? सूती वस्त्र उद्योग में कपास का होता है। तो उद्योग में तो काफ़ी अधिक मात्रा में कपास चाहिए, इसलिए उनको बड़े पैमाने पे बोया जाता है। गन्ना, गन्ना का किसमें होता है? चीनी की, चीनी उद्योग में। चीनी उद्योग में गन्ना चाहिए हमारे को, तो इसलिए गन्ने का भी लार्ज स्केल पे क्या उत्पादन होता है। तो ये जो फसलें हैं, कैसी फसलें हैं आपकी? व्यापारिक फसलें, जिनको व्यापार के काम में लिया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कृषि का विशेषीकृत कृषि। विशेषीकृत कृषि, विशेषीकृत कृषि में देखो आप, ये कुछ नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मछली पालन को क्या कहते हैं? तो जो मत्स्य पालन या मछली पालन दोनों एक ही नाम है। ये मत्स्य पालन या मछली पालन दोनों क्या हैं? एक ही नाम है, मत्स्य पालन या मछली पालन। इसे कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहा जाता है इसको? पीसी कल्चर कहा जाता है। एग्जाम में सवाल ये आता है कि बताओ मछली पालन को किस नाम से जाना जाता है? पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो आपका आता है वो है रेशम कीट पालन। जो रेशम के कीट पाले जाते हैं ये मलबरी, शहतूत के वृक्षों पे पाले जाते हैं। शहतूत के वृक्षों पर ये पाले जाते हैं और इसे कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है इसको? सेरीकल्चर कहा जाता है। इसके बाद में आपका आता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन किसके लिए? शहद के लिए। किसके लिए पालन किया जाता है? शहद के लिए इसका पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन का शहद के लिए। जो शहद का उपयोग है कई औषधियों में होता है, इसका उपयोग कई औषधियाँ इससे बनाई जाती हैं, उसे कहते हैं एपीकल्चर। उसे क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। इसके अलावा आपका आता है फूलों की खेती। बागान में केवल किसकी खेती? फूलों की खेती, भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की खेती, उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ये तो आपको नाम भी याद रह जाएगा, फ्लोर मतलब फूल होते हैं, तो फ्लोरिकल्चर किसके कहते हैं? फूलों की खेती के लिए। नेक्स्ट आपका आता है विटीकल्चर। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है विटीकल्चर के बारे में। तो जो अंगूर की खेती की जाती है, अंगूरों की खेती, उसे कहते हैं विटीकल्चर। तो अंगूरों की खेती की जाती है, जैसे भूमध्य सागरीय जो देश हैं उस जलवायु में खेती की जाती है। इससे क्या बनती हैं? अच्छी क्वालिटी की शराब बनती है। किससे? अंगूर की खेती। अंगूर से क्या बनाते हैं? शैंपेन, जो आप सुनते हो ना, शैंपेन, उस प्रकार की शराब बनाई जाती है इससे, अंगूरों से। नेक्स्ट आपका आता है वर्मी कल्चर। ये तो अपने खेतों में काम में लिया जाता है। केंचुओं का पालन किया जाता है, किसके लिए? मतलब भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? केंचुआ पालन, उसे कहते हैं वर्मी कल्चर। क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर।
इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है बागवानी कार्य। बागवानी, बागवानी को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर, बागवानी। नेक्स्ट होता है आपका ओलिगोकल्चर। ओलिगोकल्चर, सब्जियों की खेती। सब्जियों की जो खेती की जाती है उसके लिए क्या बोलते हैं? ओलिगोकल्चर। और इनके अलावा जैसे 9 नंबर आप लिख सकते हो एरोपोनिक। एरोपोनिक, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है और पूछ लेता है एरोपोनिक के बारे में। तो एरोपोनिक है पौधों को हवा में उगाना। पौधों को हवा में उगाना। पौधों को जो हवा में उगाते हैं उसकी जो खेती होती है वो किस नाम से जानी जाती है? वो एरोपोनिक के नाम से जानी जाती है। तो ये जो है ये है अपनी कौन सी खेती है? बीसीसी कृषि। ठीक है। तो इसमें आपका जो कृषि का टॉपिक था, कृषि में हमने सभी प्रकार के खाद्यान्न भी ले लिए, इसमें दलहन भी आ गया, आपका तिलहन भी आ गया। देखो एक चीज़ का आप ध्यान रखना, बताता हूँ आपको मैं। जैसे आपका एक तो होता है अनाज। भाई अनाज में आपका गेहूँ, जौ, ठीक है, चावल, ये चीज़ें किस में शामिल होती हैं? अनाज में। एक आपकी दालें होती हैं, इन्हें सबको मिला के बोलते हैं खाद्यान्न। क्या कहते हैं इसको? दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? खाद्यान्न कहा जाता है। भाई दोनों ही किस काम में आते हैं? खाने के काम में आते हैं। तो ये तो आपके अनाज हो गए, आपके दलहन क्या बोलते हैं इनको? खाद्यान्न। अब देखिए आप इसमें आते हैं कृषि फसलों के प्रकार। कृषि फसलों के प्रकार, तो कृषि फसलों के प्रकार में देखो आप मौसम या ऋतु के अनुसार। मौसम या ऋतु के अनुसार। तो एक फसल तो वो होती है जो गर्मियों में बोते हैं, एक सर्दियों में बोते हैं। तो लोग खरीफ की, रबी की, वर्षा काल में जायद की फसलें कहा जाता है। तो ऋतु के अनुसार तो एक होती है खरीफ की फसल। कौन सी होती है? खरीफ की फसल। और इस खरीफ की फसल को अपने राजस्थान में कहते हैं स्यालू। क्या कहते हैं? स्यालू, राजस्थान में। अभी तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो खरीफ की फसल की जो बुआई होती है वो कब होती है? जून जुलाई में। कब होती है? जून जुलाई में। भाई जून जुलाई में तो मानसून आता है। जून जुलाई में क्या आता है? मानसून आता है। उस समय इसकी बुआई की जाती है जून जुलाई में। और इसकी जो कटाई करते हैं खरीफ की, वो करते हैं सितंबर अक्टूबर में। सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसकी कटाई की जाती है। जब धीरे धीरे क्या है कि वर्षा ऋतु तो खत्म हो जाती है और शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है, उस समय इसकी कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर में। इसमें जो फसलें बोई जाती हैं खरीफ पे, महत्वपूर्ण ये है कि कौन सी फसलें हैं। तो जैसे आपका बाजरा हो गया, ये मोटे अनाज में आता है। ज्वार, ग्वार, मक्का, तिल, मोट, मूंग, ठीक है। ये कहाँ बोते हैं? बाजरा, ज्वार, ग्वार, तिल, मोट, मूंग, ठीक है, जहाँ वर्षा कम होती है। चंवला, अरहर, चावल, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल बोया जाता है। मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, किसके एग्जाम्पल हैं ये? खरीफ की फसल के एग्जाम्पल है। कपास, जो सूती वस्त्र के काम में आता है। जूट, पटसन भी कहते हैं इसको। सुनहरा रेशा। गन्ना, उड़द, रागी, ये जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं आपके? ये खरीफ की फसल के एग्जाम्पल हैं, जिसको जून जुलाई में बोकर सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसको स्यालू की फसल भी कहते हैं। खरीफ की उसको कहते हैं स्यालू की फसल भी कहा जाता है। इसके बाद में आपकी आती है रबी की फसल। कौन सी आती है? रबी की फसल।
इसको उनालू कहते हैं, राजस्थान में क्या कहते हैं इसको, उनालू कहा जाता है। जो रबी की फसल है ये बोते हैं जब खरीफ काट लेंगे तब, तो अक्टूबर नवंबर में इसको बोते हैं। उसको सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं, तो इसको अक्टूबर नवंबर में इसको बो दिया जाता है रबी की फसल को, जब सर्दी स्टार्ट होती है, मतलब सर्दियों की फसल है ये। और इसको हम फरवरी और मार्च में काट लेते हैं, जैसे गर्मी स्टार्ट हुई। तो फिर जब गर्मी स्टार्ट होती है, इसलिए जब काटते हैं तो उनालू होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, उनालू कहा जाता है। इसमें जो फसलें होती हैं वो होती हैं गेहूँ, आपका जौ, मेथी, सरसों, चना, ये किसके एग्जाम्पल हैं, रबी की फसल के। सौंफ, जीरा, इसबगोल जो जालोर में सर्वाधिक होता है, मटर, धनिया, तारामीरा, राई, मसूर, ये जो एग्जाम्पल हैं आपके गेहूँ, जो मेथी, ये किसके एग्जाम्पल हैं, रबी की फसल के एग्जाम्पल हैं, जिसकी बुआई कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर में, जब सर्दी स्टार्ट हो जाती हैं, और फरवरी मार्च में इसको काट लिया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, उनालू की फसल कहते हैं, उनालू मौसम होता है। इसके बाद में आपकी आती हैं जायद की फसलें। कौन सी आती हैं, जायद की फसलें। जो जायद की फसल हैं इनकी बुआई जनवरी फरवरी में की जाती हैं, और मई जून में इनको काट लिया जाता है। मई जून में क्या कर लिया जाता है, इनको काट लिया जाता है। और बुआई कब करते हैं, इनको जनवरी फरवरी में इनकी बुआई करते हैं। इसमें जो फसलें शामिल की जाती हैं वो की जाती है तरबूज, ठीक है, खरबूजा, टिंडा, भिंडी, ककड़ी, इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है जब हम खाते हैं ना। तुरई, लौकी, मतलब अधिकांश सब्जियां इसी में आती हैं, जायद की फसलों में आती हैं। ये किस में आती हैं, जायद की फसलों में आती है ये। तो कितनी फसलें हो गई आपकी, 3, रबी की, खरीफ की और जायद की फसलें। अब देखते हैं कि उपयोग के अनुसार कृषि फसलों का वर्गीकरण है, कि जिनसे जो उत्पादन होता है उनका हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो किस किस का, देखो आप, एक फसलें होती है खाद्यान्न फसलें, जो खाने के काम में आती हैं, खाने के काम में ली जाती हैं। तो खाद्यान्न फसलों में देखो आप, एक तो आपका अनाज हो गया और एक क्या हो गया, दलहन, दोनों ही खाने के काम में आते हैं। अनाज में देखिए आप, बाजरा हो गया, गेहूँ, ज्वार, मक्का, चावल, जौ, ये खाद्यान्न फसलें हैं। बाजरा हो गया, गेहूँ, ज्वार, मक्का, चावल, जौ। इसमें एक होता है बेजड़, जिसमें देखो गेहूँ को, जौ और मक्का, इन तीनों का जब मिश्रण होता है, गेहूं, जौ, मक्का, इनका जो तीनों का मिश्रण कहलाता है बेजड़। आजकल तो नहीं खाते, अभी भी गांव में तो कुछ जो पुराने लोग हैं वो बेजड़ की रोटी खाते हैं, ठीक है। तो उसका मिक्स होता है ये। बेजड़ की रोटी भी तो होती है टिक्कड़, जिसको बोलते हैं अपन देश, यानी कि अभी आदमी बोलते हैं टिक्कड़। जैसे आप बड़ी होटलों में जाओगे ना तो वहाँ पर टिक्कड़ मिलता है, तो वो टिक्कड़ इसी से बनता है, गेहूँ, जौ, मक्का से। फिर दलहन, दलहन में आपका चना, भाई दालें बनती हैं जिससे, मूंग, मोठ, चंवला, अरहर, उड़द, मटर, ये किस में आते हैं, दलहन में। इनकी दालें बनती हैं, इनके क्या बनती हैं, इनसे दाल बनती हैं, जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो ये होगी खाद्यान्न फसलें। सेकंड है आपकी व्यापारिक, औद्योगिक या नकदी फसल, जिनसे पैसा की प्राप्ति होती है, जिनको बेचकर हमारे पास क्या आता है, पैसा आता है, व्यापार किया जाता है जिनका, वो होती है व्यापारिक फसलें। तो इनमें रेशेदार देखो, जो जिनसे रेशा निकलता है, तो कपास से रेशा निकलता है और उससे क्या बनते हैं, सूती वस्त्र। क्या बनते हैं उससे, सूती वस्त्र। इसके अलावा जूट हो गया, इसको पर्सन भी कहते हैं, सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा। तिलहन, मतलब जिससे तेल निकाला जाता है। सरसों हो गया आपका, राई हो गई, अरंडी हो गई, मूंगफली, अलसी, सोयाबीन,
तो इनसे क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? तिलहन फसलें बोलते हैं इनको। मतलब इनसे क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। इनसे तेल निकाला जाता है। जिनसे तेल निकालते हैं वो कौन सी होती है? तिलहन फसलें होती हैं। वो कौन सी होती हैं? तिलहन फसलें होती हैं। फिर होती हैं औषधीय, जिनको औषधि के रूप में काम में लेते हैं। तो औषधि में सोनमुखी, अश्वगंधा, अफीम, अब तो इस पे बैन है, सफ़ेद मूसली, इसबगोल जो जालौर में होती है। ये जो फसलें हैं ये किस प्रकार की फसलें हैं? ये हैं औषधीय फसलें। कैसी फसलें हैं ये? औषधीय फसलें हैं ये। फिर मसाले, जो हम सब्जी में काम में लेते हैं। सब्जी जब बनाते हैं तो उसके काम में ले जाते हैं मसाले। तो मसालों में आपका जीरा, भाई जीरा डालते हैं ना, धनिया, मेथी है, काली मिर्च, इलायची, लौंग, ये किस में डालते हैं? जब सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में इनको डाला जाता है। तो ये कैसे हो गए आपके? मसाले वाली खेती हो गई, मसाले वाली कृषि हो गई। इनके अलावा और जो बाकी होते हैं, इनसे ग्वारा हो गया, पशुओं के काम में आता है ये। गन्ना, चीनी के काम में लेते हैं, चीनी उद्योग के काम में आता है ये। तो इसको हम नकदी में भी काम में ले सकते हैं गन्ना को। तंबाकू आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होती है, बाकी उत्पादन सर्वाधिक पंजाब में हो सकता है, लेकिन पंजाब में क्या है कि बैन है वहाँ पे तंबाकू, इसलिए वहाँ पर इसका उत्पादन नहीं किया जाता। रबड़ दक्षिणी भारत में कर्नाटक, केरल में सर्वाधिक होता है रबड़ आपका। ठीक है, ये भी व्यापारिक प्रकार से व्यापारिक फसलें हैं। इसके अलावा और आपकी चाय, कौन सी? चाय। चाय किससे बनती है? चाय की पत्तियां होती है, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनको क्या कि उनको सुखाकर जो खेती की जाती है वो कौन सी होती है? चाय बनाई जाती है उनसे चाय बनाई जाती है, पत्तियों को सुखाकर। चाय में जो सर्वाधिक चाय होती है अपने कहाँ? असम में होती है। कहाँ होती है? असम। इसके बड़े बड़े बागान होते हैं। ठीक है, इसको नकदी में भी शामिल कर सकते हैं। कॉफ़ी, कहवा, कॉफ़ी कहवा का भी दक्षिणी भारत में अधिक उत्पादन होता है, कॉफ़ी कहवा का भी। और वैसे अगर संसार की बात करते हैं कॉफ़ी कहवा तो ब्राज़ील का स्थान आता है, ब्राज़ील में। और जो कॉफ़ी के बागान ब्राज़ील में क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट है ये, कॉफ़ी के बागान ब्राज़ील में फेजेंडा कहलाते हैं, फेजेंडा कहलाते हैं। मतलब ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान होते हैं बड़े बड़े, उनको क्या कहते हैं? फेजेंडा कहा जाता है उनको। ठीक है, तो यानी आ गई। अब इसके बाद में आपकी आती हैं पेय फसलें। कौन सी आती हैं? पेय फसलें। पेय फसलों में पीने वाली, तो चाय पीते हैं हम, और चाय अपने सर्वाधिक कहाँ होती है? असम में। कहाँ होती है सर्वाधिक? असम में। कॉफ़ी और कौवा, मैंने बताया भी आपको कि इनको ब्राज़ील में क्या बोलते हैं? फेजेंडा कहा जाता है इनके बड़े बड़े बागानों को। तो कॉफ़ी और कौवा भी कैसी हैं? आपकी पेय फसलें हैं। कैसी हैं? आपकी पेय फसलें हैं, दोनों की दोनों। तो ये हो गई आपकी पेय फसलें। इसका मतलब आपकी जो कृषि है ये टॉपिक क्या होता है? आपका कंप्लीट होता है। ओके।